ओके, कल की क्लास में हमने इंटरडिसिप्लिनरी नेचर के सेकंड पार्ट हमने किया। उसमें हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इंजीनियरिंग या जेनेटिक इंजीनियरिंग कैसे इन्वायरमेंटल साइंस के साथ लिंक कर रही है और कैसे वो बेनिफिशियल साबित हो रही है इन्वायरमेंटल साइंस के लिए। और जो इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो था इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। आज हम थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। सो अगेन इस पे तीन या दो या तीन बार, तो तीन बार और आई थिंक दो बार तो लाजमी क्वेश्चन आया हुआ है। थर्ड का मैं कुछ उस तरह से श्योरली कह नहीं सकती, बट 20 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये आप लोग इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स को। थोड़ा सा कंसेप्ट ड्राई होगा, लेकिन आप लोगों ने उसको समझना है। फिर आप उसको अपने आप से भी खुद से भी लिख सकते हैं, कंसेप्ट लेना है बस। ठीक है। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स नेम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इन्वायरमेंट का इकोनॉमी के साथ लिंक है। अब अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जितने भी हम डिजास्टर्स फेस कर रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान की एग्जांपल अब ले लें, तो फ्लड्स की वजह से कितना ज्यादा डैमेज हो रहा है पाकिस्तान की क्रॉप्स को, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को, लाइफ स्टॉक को। ठीक है। और फिर इसी वजह से, इन्वायरमेंटल डिजास्टर की वजह से, फ्लड्स की वजह से कितनी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, टूरिज्म सेक्टर कितना डैमेज होगा इससे। अब तो वो सारा जो लॉस जिस फॉर्म में आएगा, हम उसको इकोनॉमी ही कहेंगे ना। पाकिस्तान की इकोनॉमी अफेक्ट हुई है एक इन्वायरमेंट रिलेटेड एक फैक्टर से। अब इस पे बहस अलग है कि ये पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन की नेग्लिजेंस है, स्टेट की नेग्लिजेंस है, या फिर ये टोटली एक नेचुरल डिजास्टर था, वो एक अलग चीज है। लेकिन बात कहने का मकसद है कि है तो वो एक इन्वायरमेंट रिलेटेड फैक्टर ही ना। जो फ्लड्स आ रहे हैं, बारिशें ज्यादा हो रही है, मॉनसून हो रहा है, क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, सभी इन्वायरमेंट के फीचर्स, इन्वायरमेंट के प्रोसेस हैं। सो इस तरह की स्टडी को कि इन्वायरमेंट में जो फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, इन्वायरमेंट में जो रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, इन्वायरमेंट में जो प्रोसेस हो रहे हैं, उसका इकोनॉमी पे पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव इम्पैक्ट किस तरह से हो रहा है, इस सारे कंसेप्ट को इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स कहेंगे। अगर हम पॉजिटिव की बात करें, तो पॉजिटिव में आप देख सकते हैं कि किसी कंट्री है, कोई कंट्री है, उसकी सॉइल फर्टिलिटी बहुत अच्छी है। अब पाकिस्तान में आप देखें कि कुछ मैंगोज की कुछ ऐसी स्पीशी बनती हैं जो दुनिया के किसी और मुल्क में नहीं उस तरह से प्रोड्यूस होती। पाकिस्तान के कुछ शहरों के जो आम है वो इतने फेमस हैं। ठीक है, पाकिस्तान एक्सपोर्ट करते हैं उनको। फिर पाकिस्तान और कुछ फ्रूट्स वगैरह अगर एक्सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान का राइस अच्छा है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, या ऑरेंजेस की बात कर लें, जितने भी हम क्रॉप्स की अगर हम बात कर लें, फ्रूट्स की बात कर लें, तो वो किस तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं इकोनॉमी को। हम यहाँ पे टेक्सटाइल की बात कर सकते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव फैक्टर हो जाता है। तो रिसोर्स का यूज या फिर इन्वायरमेंट रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उनका यूज, हाँ जी, कॉटन, उनका जो यूज होता है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अब मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पर्सपेक्टिव में आपको बता दिए। यहाँ पे एक बेसिक सा मैं आप लोगों को ना ये बताऊंगी कि आप लोगों ने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको किस तरह से तैयार करना है, बट समझाने के लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी इसमें इनकॉर्पोरेट की हैं ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए कि थोड़ा सा स्टूडेंट्स को ड्राई लगता है टॉपिक, उसको मैं थोड़ा सा इस तरह से बना रही हूँ और इस तरह से समझाऊंगी आप लोगों को कि आप लोगों को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। आई होप सो, इंशाल्लाह। ओके। अब देखें इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में यहाँ पे एफिशिएंट एलोकेशन है, यूज है, और प्रोटेक्शन है। एलोकेशन में मैंने आप लोगों को चीज अभी बता दी चीजें। सॉरी क्लास। अच्छा, तो एलोकेशन मैंने बता दिया आपको, प्रोटेक्शन में बता दिया आपको। ठीक है, वर्ल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी एलोकेशन एक एफिशिएंट मैनर में। तो ये सब चीजें हमने किधर पढ़ी हैं, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में। आगे हम इसको वन बाय वन चीजों को देखते जाएंगे। अब यहाँ से एक ये डेफिनेशन है
It is a study of cost effective allocation, use and protection of world's natural resources. अब यहाँ पे आप फॉरेस्ट की एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। जो फॉरेस्ट कवर होता है, अगर उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे तो हम उससे कितने ज्यादा बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। कोस्ट effective allocation, use and protection of world's natural resources. Natural resources में आप डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज हम आ सकते हैं। हम बात कर सकते हैं फॉरेस्ट की, ठीक है। हम वाटर की बात कर सकते हैं यहाँ पे, कि वाटर को किस तरह से कंजर्व किया, किस तरह से उसको एलोकेट किया जाए कि वो वाटर स्कार्सिटी भी ना हो पाकिस्तान में, और उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। इसी तरह बायोडाइवर्सिटी की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के जहन में और कोई एग्जाम्पल आ रही है तो मुझे बताएं। वेटलैंड्स की बात कर सकते हैं। वेटलैंड्स आप लोगों के लिए अगर ये नया कंसेप्ट हो तो इनको कहते हैं मैंग्रोव्स। एक एग्जांपल ले ले, मैंग्रोव्स जो फॉरेस्ट होते हैं पानी में ज्यादा, मार्शी प्लेसेस में ज्यादा होते हैं। इसी तरह कोई पॉन्ड्स हैं या लेक्स हैं तो ये सारे वेटलैंड्स में आते हैं, ठीक है। तो उनको किस तरह से उनका यूज किया जाए और उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, और ये अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, ये अल्टीमेटली फायदा दे रहे हैं, किसी ना किसी फॉर्म में फायदा दे रहे हैं, और अल्टीमेटली जो फायदा हो रहा है वो स्टेट को हो रहा है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को फायदा हो रहा है इनकी प्रोटेक्शन से। ये सब आप लोगों को पता है कि वाटर किस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी में रोल प्ले कर रहा है, फॉरेस्ट किस तरह से रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये सब वही चीजें जो मैंने अभी आप लोगों को बता दी। use of resources and attendance of people's need while minimizing the generation of waste and avoiding the destruction of the environment, ठीक है। तो efficient use है resources का, कि ताकि लोगों की जरूरियात तो पूरी हो सके, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ वेस्ट भी कम से कम हो। ये एक बेस्ट अप्रोच है, अगर इस तरह से किया जाए तो हम एनवायरनमेंट को बेस्ट मैनर में हार्नेस कर रहे हैं इकोनॉमी के लिए, ठीक है, इस तरह से। ओके अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। इन्वायरमेंट इकोनॉमिक्स पे आपके पास क्वेश्चन आया हुआ है पहले कि व्हाट इज इन या डिफाइन इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। तो आप उसका जो मैंने अभी आपको ये चीज बताई इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर, यहाँ से भी आप यहाँ से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। देन आप ये फ्लो चार्ट बनाएंगे। जो भी प्रोसेस हो रहे हैं हमारे नेचर में वो किसके अंदर हो रहे हैं, इन्वायरमेंट के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। ये एक बेसिक कंसेप्ट है। तो इकोनॉमी भी जो लाई कर रही है वो इन्वायरमेंट जोन के अंदर कर रही है। तो इन्वायरमेंट इकोनॉमी को किस तरह से सस्टेन कर रहा है, प्रोवाइड्स लाइफ सपोर्ट, ठीक है। इकोनॉमी का इम्पैक्ट फिर बायोडाइवर्सिटी पे, अभी सारे जो फैक्टर्स हैं किसके हैं, इन्वायरमेंट के हैं। सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज, इनपुट भी इकोनॉमी अपना कोई भी प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर हम बात करें, कोई इंडस्ट्री रॉ मटेरियल कहाँ से ले रही है, इन्वायरमेंट से ले रही है ना किसी केमिकल की फॉर्म में, या अदर प्रोडक्ट्स जितने भी रॉ मटेरियल होता है। अगर कोई कॉटन इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो वो कॉटन से अपना रॉ कॉटन यूज करके वो एक फाइबर बना रही है। वेस्ट एब्जॉर्प्शन लोकल, रीजनल और ग्लोबल लेवल पे कोई भी है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है, ठीक है, उस तरह उससे इकोनॉमी का क्या लिंक, फिर और जो एम्यूनिटीज होती हैं उससे क्या लिंक होता है। ये सब जो चीजें हैं और इनका जो रिलेशनशिप है वो इन्वायरमेंट के अंदर हो रहा है, इन्वायरमेंट के प्रोडक्ट्स के साथ है इकोनॉमी का लिंक इस तरह से। ठीक है, मैंने अब आप लोगों को दोनों चीजें बता दी थी कि ये किस तरह से नेगेटिव सिनेरियो में जाता है। इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स अंडरमाइन कर सकता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का गोल किस तरह से, फर्स्ट बाय वर्सनिंग इन्वायरमेंटल क्वालिटी एंड सेकंड बाय डैमेजिंग द इन्वायरमेंट इटसेल्फ बाय द कॉस्ट इम्पोज्ड ऑन हेल्थ, ठीक है। या तो इन्वायरमेंट क्वालिटी को वर्सन कर दे, दूसरा ये कि इन्वायरमेंट रिलेटेड अगर कोई भी हेल्थ सेक्टर पे किस तरह से उस पे कॉस्ट पड़ेगी। कोई भी एयर पोल्यूशन होती है तो आपने देखा कि स्मोक की वजह से जितने भी रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हुए और डेथ हुई और हॉस्पिटल्स में कितना रश लगा, तो हेल्थ सेक्टर पे एक बर्डन है। और भी डिफरेंट पॉल्यूशंस के एग्जांपल दे सकते हैं, वाटर कंटेमिनेशन की वजह से लोग बीमार हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह से चीजें। सो ये सब मैंने अब आप लोगों को ये सब कुछ डिस्कस कर दिया है। तो ये कंसेप्ट है, बस अपने वर्ड्स में आप लोग इसको लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे है स्कोप।
अब स्कोप भी यही चीज होगी, एप्लीकेशंस होगी एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स की। हमने ये चीज डिस्कस भी किया, रिसोर्स मैनेजमेंट है, किस तरह से जो इन्वायरमेंट की रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज किया जाएगा। कौन सी डायग्राम समझनी है, ये वाली? मैंने कहा कि इन्वायरमेंट और इकोनॉमी का क्या लिंक है, ठीक है, किस तरह से इन्वायरमेंट और इकोनॉमी इंटरलिंक्ड हैं। इकोनॉमी कहाँ से अपनी सब चीजें ले रही है? इकोनॉमी, अगर कोई यहाँ पे आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है? कॉटन की फॉर्म में वो रॉ मटेरियल ले रही है, तो इन्वायरमेंट जो है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो है वो उसको एक रॉ मटेरियल दे रही है, ठीक है। अगर हम कोई किसी पेट्रोलियम इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो वो जो क्रूड ऑयल है वो कहाँ से ले रही है? नेचर से ले रही है ना, ठीक है। ये नेचर के स्टॉक्स है ना, प्रिजर्व्ड जो चीजें होती हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, वो भी नेचर से हमें हासिल हो रहे हैं। अगर कोई टैनिंग इंडस्ट्री है, जो जो टैन्स आ रहे हैं, टैनिन्स आ रहे हैं, वो भी नेचर से आ रहे हैं। लेदर इंडस्ट्री है, तो लेदर कहाँ से आ रहा है? उसको टैनिंग करने के लिए मटेरियल कहाँ से आ रहा है? सो इस तरह से ये मैं यहाँ पे बात की, ठीक है। फिर लाइफ सपोर्ट, प्रोवाइड्स लाइफ सपोर्ट, इकोनॉमी में जितने भी आप लेबर की बात कर लें, ठीक है, तो इन्वायरमेंट ही उनको सपोर्ट कर रही है ना, उनकी जो लाइफ है। अगर एयर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो लोग बीमार हो जाएंगे, ठीक है, एयर पोल्यूशन की वजह से, या और जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है। और भी जितनी भी लाइफ है, ऑप्टिमम टेम्परेचर एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, एक सूटेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करता है जिंदा रहने के लिए। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं। बायोडाइवर्सिटी पे क्या इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट का, और बायोडाइवर्सिटी से कैसे इकोनॉमी बूस्ट होती है। हमने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के चैप्टर में पढ़ा था, मैंने इसलिए इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया एक एक फैक्टर को, क्योंकि आप ये चीजें पढ़ चुके हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के जरिए हम क्या क्या चीजें कर रहे होते हैं। हम जू भी हमने बनाए, ठीक है, नेशनल पार्क्स हमने बनाए, तो उनको हम रिसर्च पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। हमने एक वो कंसेप्ट भी पढ़ा था बायोस्फीयर का, जिसमें जोन होते हैं, कोर होता है, बफर जोन होता है, ठीक है। तो उससे किस तरह से हम इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं, तो ये पार्ट किसका है? बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है। फिर हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ी, ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हमने डिफरेंट लेवल पे, एक तो सॉलिड वेस्ट को किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, ये भी मेथड पढ़े। फिर उससे बायोगैस जनरेशन किस तरह से की जा रही है, तो उसको भी आप इकोनॉमी से लिंक कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की यहाँ पे बात की, तो एक किस्म का इकोनॉमी को ही फायदा हो रहा है जब वाटर को कंजर्व किया जा रहा है वाटर को। अदर एमिनिटीज में आप इकोसिस्टम सर्विसेज की बात कर सकते हैं। सो इस तरह की ये सब चीजें आप लोग इस पे बहुत ज्यादा लिख सकते हैं। मतलब ये कोई सिर्फ ये 4-5 फैक्टर्स नहीं है, और भी बड़ी चीजें इसमें आ सकती हैं। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलो, ठीक है, ये सब यही चीजें जो मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर की। रिसोर्स मैनेज किस तरह से किया जाएगा, रिसोर्स मैनेजमेंट ये हम एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे अभी मैंने बात की वाटर की, फिशरीज है, मिनरल्स हैं, उनको किस तरह से एफिशिएंटली यूज किया जाए कि वो इकोनॉमी को बूस्ट दें। तो आप ये देखें ना कि लिंक किस तरह से बन रहे हैं ये इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट्स, और बट इनको इकोनॉमी की बेटरमेंट के लिए किस तरह से एफिशिएंट इनका यूज किया जाएगा। देन पोल्यूशन कंट्रोल, दिस इंक्लूड्स एनालाइजिंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ डिफरेंट पोल्यूशन अबेटमेंट टेक्नोलॉजीज। अब हमने यहाँ पे वो पढ़े थे पोल्यूशन कंट्रोल के लिए प्योरीफायर्स पढ़े थे, एयर प्योरीफायर्स, स्क्रबर्स। तो आप लोगों ने लेक्चर्स तो ले लिए होंगे अभी तक, अगर कोई साथ साथ नहीं भी लाइव क्लास ले रहा, तो ये मैंने सब पढ़ाया है। तो कैसे उन टेक्नोलॉजीज को यूज किया जाएगा, क्योंकि कोई भी पॉल्यूशन है वो स्ट्रेन इकोनॉमी पे डालती है, क्योंकि लेबर अफेक्ट होती है, ठीक। फिर जैसे मैंने अभी आपको कहा हेल्थ सेक्टर पे इम्पैक्ट होता है, तो इस तरह की ये चीजें होती हैं।
ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इम्पैक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, इकोसिस्टम एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, अजान का ब्रेक है, 1 मिनट। ओके, देन है क्लाइमेट चेंज इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें यही है कि क्लाइमेट चेंज को हम एड्रेस किस तरह से करेंगे। क्लाइमेट चेंज की वजह से, अभी मैंने जैसे आपको फ्लड्स की एग्जांपल दी थी, ठीक है, वेदर इवेंट्स डिफरेंट हो रहे होते हैं, जिसमें पाकिस्तान में आप देखें कि हीट वेव आई, ठीक है, हीट वेव आई, ड्राउट्स आते हैं जैसे, तो इसकी वजह से कितना डैमेज होता है पाकिस्तान की इकोनॉमी को। अगर हीट वेव आती है, हाई टेम्परेचर होता है, तो सबसे पहले अगर आप क्रॉप्स की बात कर लें, आप एग्रीकल्चर सेक्टर को ले लें, आप लाइव स्टॉक आ गया इसमें, और भी डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, ठीक है, उसमें आप ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल ले लें, ह्यूमन बींग्स को आप यहाँ पे कह लें लेबर, तो ये सब चीजें इम्पैक्ट हो रही हैं एक हार्श क्लाइमेट की वजह से, हार्श वेदर की वजह से। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, सी लेवल राइज, उसकी वजह से सुनामी आने का खदशा हो सकता है। सुनामी जब आएगा तो फिर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो डैमेज हो जाएंगी। तो ये सब किन का पार्ट है? इकोनॉमी का पार्ट है। और ये सब इवेंट्स क्या हैं? ये इन्वायरमेंटल इवेंट्स हैं। तो इस तरह से क्लाइमेट चेंज इकोनॉमिक्स किस तरह से इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स से लिंक कर रही है, तो ये इसका स्कोप है, इसकी एप्लीकेशन है, इसको किस तरह से एक अफेक्टिव वे में, एक सस्टेनेबल वे में मिटिगेट किया जा सकता है, कुछ एडेप्टेशन पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं ताकि क्लाइमेट चेंज की वजह से इकोनॉमी इम्पैक्ट ना हो। अब इस पे मतलब इस हर एंगल से इसको लिंक कर सकते हैं। आपका जो कंसेप्ट है ना वो ठीक होना चाहिए। अभी पता नहीं मैं किसका टेस्ट पढ़ रही थी, उन्होंने ये लिखा हुआ था कि ह्यूमिडिटी, पॉपुलेशन साइज, ओवर पॉपुलेशन का टॉपिक था, ओवर पॉपुलेशन की वजह से पॉवर्टी, या फिर दूसरा फैक्टर था मैंने बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये किस तरह से इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो उन्होंने ये लिखा हुआ था कि ह्यूमिडिटी हो जाती है ज्यादा जब पॉपुलेशन हो, और उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। सो इस तरह के आप लोगों ने कंसेप्ट नहीं लिख जानी, ये तो आपका बिल्कुल आपको जीरो पे जाएगा। मतलब वो कहेंगे कि आपकी तो बिल्कुल कंसेप्ट या बेसिस ही नहीं ठीक। कंसेप्ट आपका ठीक होना चाहिए, आप खुद से भी डिफरेंट एंगल से लिंक कर सकते हैं एनवायरमेंटल साइंस को। और अगर नहीं आता तो जितना यहाँ पे लिखा हुआ है, और जितना अगर आप और अपने वे में जिस तरह टेस्ट देंगे वहां से आपकी तैयारी हो जाएगी, उतने तक फिर आप रह सकते हैं। ओके, इकोसिस्टम सर्विसेज, जिसमें हम वाटर प्योरिफिकेशन, पोलिनेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज, जो पार्क्स वगैरह होते हैं, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल इधर से ले सकते हैं इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स की। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या है? कार्बन फिक्सेशन, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था। क्यों ये इंपॉर्टेंट स्टेप है कार्बन फिक्सेशन? कौन बताएगा मुझे? आप लोगों में से पार्टिसिपेट करें। नहीं आता फिर भी बता दें, मैं फिर वेट ना करूं। मैम जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑर्गेनिक में चले जाते हैं आई थिंक। मरियम, आपने बताया ये? जी मैम।
अच्छा, आपने आई थिंक प्लांट्स के पर्सपेक्टिव से कह दिया। मैं नेचर की बात कर रही थी कि एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन फिक्सेशन क्या रोल कर प्ले कर रही है, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक सिग्निफिकेंट और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इसका ग्रीन हाउस गैस में। तो इसको एनवायरनमेंट के अंदर, जैसे ये एयर है, ठीक है, तो यहाँ पे CO2 ज्यादा है, बहुत ज्यादा इसका लेवल है। तो नेचर में आप कह लें यहाँ पे पानी भी है, प्लांट्स भी हैं, ठीक है, और भी क्रॉप्स हैं, क्रॉप्स बना लें जिस तरह भी मर्जी, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना नेचुरल चीजें, ओशंस, रिवर्स, प्लांट्स, फॉरेस्ट, ये सब क्या कैपेसिटी रखते हैं कि कार्बन को अपने अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं, मींस के इसको कैप्चर करते हैं। तो ये नेचुरल, अल्लाह ताला ने नेचुरल सिंक्स रखे हुए हैं नेचर के अंदर, ठीक है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल यहाँ पे ज्यादा है, इसलिए कहते हैं ना रिफोरेस्टेशन करें, एफोरेस्टेशन करें, डिफोरेस्टेशन से मना करते हैं, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड फूड होता है किनका, प्लांट्स का, तो ये यहाँ पे एब्जॉर्ब करती है। इस एब्जॉर्प्शन को, इस फिक्सेशन को कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं जो कार्बन को सिक्वेस्टर कर रहे होते हैं, इनको कार्बन सिक्वेस्टर्स कहते हैं या सिंक्स कहते हैं, सिंक्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक कंसेप्ट होता है सिंक्स एंड सोर्स। सोर्स इसका है नेचर, इन्वायरमेंट, क्योंकि सोर्स कहाँ से आ रही है ये कार्बन डाइऑक्साइड, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, मल्टीपल और जो रीजंस हैं, फॉसिल फ्यूल बर्निंग की वजह से, वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नेचर में, इन्वायरमेंट के अंदर उसका लेवल बढ़ता जा रहा है। जो सिंक्स होंगे, सिंक वो चीज होती है जैसे हम किसी चीज के अंदर आके डंप कर दें चीज तो वो सिंक बन जाएगी। तो सिंक क्या है, यहाँ पे फॉरेस्ट हैं, ओशंस हैं। ओशंस भी 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की पावर रखते हैं, और बल्कि जो ज्यादा होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं या फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट है। तो इस तरह से हम इकोसिस्टम सर्विसेज में ये वाली बात करेंगे, सिक्वेस्ट्रेशन की, वाटर प्योरिफिकेशन की, ताकि ये चीजें जब ठीक होंगी तो इकोसिस्टम अच्छा होगा, लोगों को अच्छी सर्विसेज मिलेंगी, रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, टूरिज्म जो सेक्टर है वो इसमें अच्छा होगा ज्यादा, ठीक है। टूरिज्म प्रोमोट होगा, प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, प्रमोशन ऑफ टूरिज्म की वजह से इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, ठीक है। इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा इससे। तो इस तरह से अब आप चीजें लिंक करेंगे, ठीक है। लेक्स किस तरह से कैप्चर करते हैं, आगे यही टॉपिक है आज का हमारी क्लास का, कोई इसमें मसला नहीं है, मैं सारा एक्सप्लेन करूंगी। अभी एक्सप्लेन किया ना वो मैं फिर दोबारा से एक्सप्लेन करना ही है, इसलिए मैं अभी नहीं कर रही, टाइम ज्यादा लग जाएगा फिर। अच्छा, एनवायरमेंटल पॉलिसी एनालिसिस। इन्वायरमेंटल पॉलिसीज बनाते हैं ताकि इकोनॉमी जो है अफेक्ट ना हो चेंज की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। पाकिस्तान का है एक्ट पेपा, मैंने आपको कहा था ये आप लोगों ने याद कर लेना है, पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। अब आ रही है आवाज मरियम? ओके, वो ना नेट नेट चला गया था इस वजह से। ओके, मैंने आपको कहा कि इन्वायरमेंटल पॉलिसी के लिए पाकिस्तान की ये याद कर लें, पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। इसके अलावा आप कर सकते हैं पाकिस्तान नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी। एक सेकेंड क्लास कि नेट का कोई इशू हो रहा है, ठीक है। नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है पाकिस्तान की, 2012 में पाकिस्तान ने
बनाई थी, और 2030 तक इसका टारगेट है कि क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल किया जाएगा। और भी पाकिस्तान ने मल्टीपल एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन डिप्लीशन से बचने, ओजोन डिप्लीटिंग जो सब्सटेंसेस होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान ने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओके, ठीक है। अब मैंने जो आप लोगों को चीजें बता दी है ना, सारी ये वही हैं। इंपॉर्टेंस या स्कोप या एप्लीकेशन सारी यही है। एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, पॉलिसी डिजाइन, मैंने आपको सारी चीजें ये बताई हैं। पीछे जो एक्सप्लेन, ये उसी की एक्सप्लेनेशन है फर्दर। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ कंसेप्ट्स हैं एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स रिलेटेड, उन पे आ जाते हैं। अच्छा, कुछ चीजें होती हैं जैसे एक्सटर्नलिटीज, कुछ पब्लिक गुड्स होते हैं, ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स और मार्केट फेलियर। ये एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। आप लोगों को क्वेश्चन में शायद अगर ना भी जरूरत पड़े, बट आपको लिखते हुए कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। एक्सटर्नलिटी क्या होती है? कॉस्ट और बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज नॉट रिफ्लेक्टेड इन मार्केट प्राइसेस। जैसे अगर कोई पोल्यूशन है, ठीक है, वो हो रही है, तो वो एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, occurs when an activity by one party causes a cost or benefit to another party. These effects can be either negative or positive. For example, आपका घर है और आपके नेबर ने या फिर आपने गार्डनिंग की हुई है, ठीक है, आपने एक गार्डन लगाया हुआ है अपने घर के पास। आपका जो नेबर है उसका तो कोई रोल नहीं है इसमें कि उसने कोई गार्डनिंग की है, लेकिन आप उसको प्लांट उसको कर रहे हैं, वाटर उसकी वाटर उसको दे रहे हैं, ठीक है, उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो वो एक क्लीन एयर वहां पे प्रोड्यूस कर रहा है, ऑक्सीजन का सोर्स है, एक वैसे एस्थेटिक के लिए, एस्थेटिकली वो अपील कर रहा है। तो उससे आपके जो नेबर है उस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट जा रहा है, तो आपका जो गार्डन है वो क्या हो गया? पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी हो गया। इसी तरह अगर कोई विसिनिटी है, कोई हाउसिंग सोसाइटी है और उसके पास कोई इंडस्ट्रियल यूनिट लग, सॉरी क्लास आज पता नहीं क्या issue है, हालांकि मेरे मेरे पास भी तो नहीं है कोई ना कोई, इसके साथ थोड़ा सा कोप कीजिएगा मेरे साथ। चलिए, मैंने आपको कहा कि पब्लिक गुड्स होते हैं, पब्लिक गुड्स या सर्विस लोग फायदे के लिए हो, ठीक है। तो ये तो इजी सा भी है concept का है। मेरे पास कोई भी इस टाइम पे सही काम नहीं कर रहा, तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। आई नो कि बार बार इस तरह से टेम्पो टूट जाता है। अच्छा, अब आ जाते हैं ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स पे। अब ये कंसेप्ट है,
ट्रेजेडी ऑफ कॉमन कहेंगे, मैं आप लोगों को इसको डायग्राम से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉमन लैंड है जो कि उस पे किसी कोई भी स्टेट की तरफ से वो ओन नहीं की जा रही, वैसे तो वो स्टेट की है बट उसको कोई भी अभी ओन नहीं कर रहा, कोई पार्टी उसको ओन नहीं कर रही, ठीक है। और उस पे एक जो फार्मर है वो आके उस ग्रास लैंड पे अपनी जो जितना भी लाइफ स्टॉक है वो उससे उसको एज अ पास्चर लैंड वो यूज कर रहा है, ठीक है। उसका जो लाइफ स्टॉक है वो ग्रेजिंग कर रहा है उस ग्रास लैंड पे। लेकिन अब उसके पास वो तो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है ना कि बाकी लोग उस पे नहीं आ सकते, बाकी लोग भी आ सकते हैं, बाकी फार्मर्स भी आ सकते हैं। तो जब एक ही फार्मर के 10-15 जो लाइफ स्टॉक हैं, 10-15 जितने भी माल मवेशी उसके पास हैं, तो उनको वो ज्यादा ग्रास मिल रही है, वो एक ही ग्रास लैंड से वो अपना जो है वो पूरा कर रहे हैं, ठीक है, उनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बट अगर 2 फार्मर या 3 फार्मर या 4-5 फार्मर्स वहीं पे आ जाएंगे, तो वो जो एक एक जगह थी, एक ग्रासलैंड थी, अब वो शेयर हो गई बाकियों में। ऐसे ही है ना, वो शेयर हो गई तो उसमें एक जो फार्मर जिसको अभी सारा बेनिफिट एक ही ग्रासलैंड से मिल रहा था, तो क्या पता उसके जो लाइफ स्टॉक है वो वहां से अपना जो फूड है वो फुलफिल ना कर रहे हो, तो उसको कहीं और भी जाना पड़ेगा। तो ये एक कंसेप्ट है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स का। जैसे एक जो ग्रासलैंड है वो 20 काउस कैरिंग कैपेसिटी रखता है कि वो इतनी काउस को फुलफिल कर देगा, इतनी काउ को फूड प्रोवाइड कर देगा। बट अगर इसमें जो काउस हैं या फिर और कोई लाइफ स्टॉक है वो उसका जो टिपिंग पॉइंट से ज्यादा बढ़ जाए, 20 था तो अब वो 100 हो गए, 50 हो गए, 40 हो गए, तो फिर ये एक डिप्लीटेड सोर्स बन जाएगी, जो ग्रासलैंड है वहां पे ओवर ग्रेजिंग हो जाएगी। सही। तो ये एक इस कंसेप्ट को कहते हैं ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। या आप कह लें कि एक पूल है, ठीक है, ये भी एग्जांपल ले सकते हैं आप। एक पूल है या एक लेक है, रिवर है, वहां पे फिश है। अब जो आप कह लें जो फिशरमैन है आके अपनी इकोनॉमी उसकी उससे चल रही है, उसकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो फिशिंग करना, तो वो वहां पे आके 50 फिश कैच कर रहा है। बट अगर क्योंकि वो इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो उसको ओन नहीं कर रहा, तो 2 फिशरमैन आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे या 10 आ जाएंगे। अब अब उस रिवर की या उस लेक की कैपेसिटी क्या है कि 50 ही फिश वहां पे 50 कैच है। अब जो एक फिशरमैन 50 कर रहा था और 50 से वो एक की प्राइस जैसे 5 थी, तो वो 250 रुपीज अर्न कर रहा था उससे, ठीक है। अब जब ये शेयर हो जाएगी 5 में, तो सबको वो 10-10 मिल रही है, ठीक। तो एक जो फिशरमैन है वो 50 रुपीज अर्न कर रहा है उससे, तो कम हो गया ना। इस कंसेप्ट को कहते हैं ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। फिर मार्केट फेलियर है, एक और कंसेप्ट है। सिर्फ एक कंसेप्ट है, इनको उस तरह से याद नहीं करना, लेकिन आप इनको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने आंसर में। अच्छा, मार्केट फेलियर में क्या होता है, इकोनॉमी आप लोगों ने बेशक उस तरह से ना पढ़ी हो, बट इतना आपको पता है कि किसी भी डिमांड में कोई भी प्रोडक्ट होती है या फिर उसकी सप्लाई ज्यादा हो जाए, दोनों का अगर बैलेंस ना रहे तो जो मार्केट है वो क्रैश कर जाती है, मार्केट फेलियर हो जाता है। आप लोगों ने अगर किसी ने यूएस हिस्ट्री या यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें वॉल स्ट्रीट क्रैश पढ़ा होगा आपने, यूएस में जो हुआ था जिसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन आया था यूएस में। तो उसमें क्या था कि उसमें ना सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई थी, डिमांड से ज्यादा बढ़ गई थी सप्लाई। तो उनकी जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट थी, वॉल स्ट्रीट आई थिंक उसको कहते हैं, तो वो क्रैश कर गई थी क्योंकि कोई लेने वाला ही नहीं था चीजों को, सप्लाई इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि डिमांड बिल्कुल कम हो गई थी। तो इस तरह से ना बैलेंस रखा जाता है किसी भी स्टेट में। ये नहीं होता कि आप जो कोई भी अगर कहते हैं कि पैसा है या पाकिस्तानी रुपी है तो उसकी आप सप्लाई इतनी ज्यादा कर दें, फिर तो उसकी वैल्यू ही कम हो जाएगी। तो इस तरह से थ्योरी ऑफ supply and demand states that these two forces inevitably balance each other in ideally functioning free market. The level of products produced will ये produce, ठीक है, ये supply हो गई, will match the level of demand
for the products with prices for the products rising or falling to maintain equilibrium. तो इस तरह से ना एक बैलेंस अप्रोच करना जरूरी होता है। अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए तो मार्केट क्या हो जाती है, क्रैश कर जाती है, मार्केट फेलियर होता है। इसको बेशक आप लोग स्किप कर दीजिएगा, पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ लीजिएगा, बस अपनी नो हाउ के लिए मैंने आप लोगों को ये सारा एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, स्कार्सिटी कैसे बनाई जाती है? जब एक चीज की डिमांड ज्यादा हो जाए, ठीक है। Describes a shortage in supply of product that is inevitably resolved by higher prices. जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो जाए और उसकी तो फिर क्या कहते हैं कि उसकी ना प्राइस बढ़ा देते हैं, तो उसकी जो डिमांड है वो कम लाई जाती है। इस तरह से ये कंसेप्ट है। मिस एलोकेशन ऑफ दीज सर्विसेज विच आर नॉट लिमिटलेस ड्यू टू अ प्राइसिंग प्रॉब्लम। बस ये इतना सही कंसेप्ट है और आप लोगों ने इसमें चीज नहीं करनी। सो ये समझ लगे आप लोगों को कंसेप्ट? आप यहाँ पे मीट की एग्जांपल ले लें, ठीक है। मीट अब कम अगर प्रोड्यूस हो रहा है, कोई डिजीज आ गई है, आप बर्ड फ्लू की एग्जांपल ले सकते हैं। चिकन में बर्ड फ्लू आ गया फॉर एग्जांपल, तो आप उसकी सप्लाई कम है, आप उसकी ना प्राइसेस ज्यादा कर दें तो लोगों की डिमांड भी कम हो जाएगी। अब वही लोग इसको लेने के आएंगे जिनके पास इतना पैसा होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है स्कार्सिटी का। ओके, आगे हम आते हैं। जो हमारा आज का मेन टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद जितना मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो थी डेफिनेशन इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स की। देन हमने वो जो फ्लो चार्ट एक किया था जिसमें इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक का क्या कंसेप्ट था। फिर हमने स्कोप पढ़ा, एप्लीकेशंस पढ़ी इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स की, ठीक है। वो पार्ट वहां तक बहुत इंपॉर्टेंट था। देन हमने कुछ कंसेप्ट्स पढ़े, कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी, तो वो मैंने आप लोगों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ाई। अब हम आते हैं वैल्यूइंग द एनवायरनमेंट। ये अलग से टॉपिक आता है, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स की वैल्यूज बताएं उनको, वैल्यू करने के मेथड्स बताएं, उनकी जो वैल्यू फाइंड आउट करने के कुछ दो अप्रोचेज हैं, स्टेट एंड रिवील्ड मेथड। तो ये हम पढ़ते हैं। अब जो वैल्यूइंग द एनवायरनमेंट, इसका क्या कंसेप्ट है कि हम इन्वायरमेंट रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज हैं उनको हम उनकी मॉनिटरी वैल्यू उनको दे दें। अगर फॉरेस्ट है, अगर कोई ग्रास लैंड है, अगर कोई पार्क्स वगैरह हैं, तो उनकी हम उनको वहां पे कोई एंटर हो तो हम चार्ज करने लग जाए उनको। तो ये होता है मॉनिटरी वैल्यू ऐड करना। आप लोग देखते होंगे कोई भी हाउसिंग सोसाइटी बन रही होती है तो वो सबसे पहले उसकी किस इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं? रोड्स तो बनाते हैं, साथ में ग्रीनरी भी काफी बनाते हैं, प्लांट्स लगा देंगे, और वो पूरे पूरे ट्रीज लाके इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये चीजें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं कि क्लीन एंड ग्रीन स्पेस उनको मिल रही है। तो तो ये क्या हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल गुड्स एंड सर्विसेज। तो हम सबसे पहले यही चीजें देखते हैं ना कि हम कहीं पे कोई प्लॉट वगैरह ले रहे हो, कोई घर ले रहे हो, कि वहां पे पानी जो है वो अवेलेबल है कि नहीं, वाटर अवेलेबिलिटी देखते हैं, साफ पानी। देन हम देखते हैं कोई पार्क्स वगैरह हैं कि नहीं। सो ये कंसेप्ट है वैल्यूइंग द एनवायरनमेंट। तो विलिंग टू पे और कंसेप्ट ये है कि फिर जो लोग हैं वो अपनी उनकी प्रेफरेंस होती है कि वो कितना पे करना चाहते हैं अपने लाइफ स्टैंडर्ड को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। ये इसका एक कंसेप्ट है। फिर इसके अंडर ना वैल्यूइंग द एनवायरनमेंट में दो चीजें आ जाती हैं। अच्छा, एक जो बेसिक कंसेप्ट आएगा टोटल इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, दूसरा टेक्निक्स आ जाएंगी, इकोनॉमिक वैल्यूएशन टेक्निक्स के इकोनॉमी की जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है। ये दो मेथड्स होते हैं, ये हम देखते हैं फर्दर, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं टोटल इकोनॉमिक वैल्यू। टोटल इकोनॉमिक वैल्यू आप लोगों को थोड़ा बहुत पहले अंदाजा होगा कि सर्विस, उसमें दो तरह की वैल्यू है, एक नॉन वैल्यू जो हम वैसे यूज में हम
फर्नीचर बनाने के लिए टिम्बर का यूज, रिक्रिएशन पर्पस के लिए नेचर को ही हो गया, डायरेक्ट फ्लड कंट्रोल, दिस इज जो एब्सॉर्ब कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो इनडायरेक्टली हमें उससे फायदा मिल रहा है ना, इनडायरेक्ट वैल्यू से जनरेट हो रही है। हम तो नहीं कर रहे कि को उठा के हम प्लांट्स को करें। दोबारा से डिस्कनेक्ट हो गए। मैंने आप लोगों को ये चीज बता दी है, इनडायरेक्ट वैल्यूज क्या होती हैं। स्टॉर्म प्रोटेक्शन के लिए लगा रहे हैं तो फॉरेस्ट खुद ब खुद उनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। क्लाइमेटिक कंट्रोल के लिए हम डिफरेंट अप्रोचेस यूज कर रहे हैं। यहाँ पे फॉरेस्ट की आप एग्जांपल ले लें जैसे, तो ऑप्शनल वैल्यूज आप लोग पढ़ के भी आए हैं बायोडाइवर्सिटी में, कि जो स्टिल अननोन वैल्यूज होती हैं, क्या पता आगे जाके उनका हमें फायदा हो जाए, बट अभी हमें जैसे उनका कुछ फायदा उस तरह से नहीं पता, तो ये हो गई ऑप्शनल वैल्यू। अच्छा, देन आते हैं नॉन यूज वैल्यूज पे। intrinsic value of resources irrespective of their use such as cultural value, aesthetic और bequest significance। जैसे हमने कोई पीपल ट्री की बात की थी, तो पीपल ट्री जो होता है वो सेक्रेट समझा जाता है इंडिया में, ठीक है, हिंदूज के लिए। फिर तुलसी की बात की थी, तुलसी जो है वो चाइना में एक सेक्रेट प्लांट है, तो ये इसकी कल्चरल वैल्यू हो गई। कुछ जो चीजें हैं कुछ लोगों के लिए अपीलिंग होती है, तो वो उसकी एस्थेटिक वैल्यू हो गई। तो वैसे वो वैल्यू को ऐसा यूज नहीं कर रहे जैसे हम इस तरह से यूज बाकी वैल्यूज यूज कर रहे हैं। जैसे खाने पीने के लिए टिम्बर एक लकड़ी को कहते हैं ना, जिससे फर्नीचर वगैरह बन रहे, टिम्बर उसको कहते हैं। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया टोटल इकोनॉमिक वैल्यू एनवायरमेंटल रिसोर्सेज की, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट और इंटरेस्ट भी आप यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज भी लिख सकते हैं, जिसमें कार्बन ये फोटोसिंथेसिस हो रही है, फूड बन रहा है, ठीक है। ओके, ये इसी जो मैंने ये वाला जो टेबल है इसी की सारी आगे एक्सप्लेनेशन है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस तरह से भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। नॉन यूज वैल्यूज जो मैं अभी आप लोगों को बता दी, इसमें करंट के लिए होगी तो उसको एल्ट्रुइज्म कहते हैं, और बी क्वेस्ट होती है जो फ्यूचर जनरेशंस के लिए होती है। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है आपके पास अलग से कि किस तरह से वैल्यू टेक्निक्स को यूज किया जाता है। मैंने बताया ना कि वैल्यू वैल्यू सॉरी वैल्यू ऐड की जाती है कुछ
इकोसिस्टम के गुड्स एंड सर्विसेज में, और उन वैल्यू ऐड करने का कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे स्टेटेड प्रेफरेंस अप्रोच या फिर रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच। अच्छा, ये जो स्टेटेड प्रेफरेंस अप्रोच होती है, इसमें हम सर्विस कराते हैं, ठीक है। सर्विस में क्या होते हैं, क्वेश्चनियर्स वगैरह होते हैं, उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि लोग इस चीज को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और रिवील्ड प्रेफरेंस में हम डायरेक्ट लोगों से जाके पूछते हैं, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उनको अट्रैक्ट करते हैं कि यहाँ पे आके वो कुछ अपने पर्पसेस करें, टूरिज्म के लिए आए या फिर अपना घर वहां पे बाय करें। तो ये होते हैं रिवील्ड प्रेफरेंस मेथड, कि हम इस तरह से उनको चीजें बना के देते हैं, ठीक है। उनको एक प्रॉपर एक प्रैक्टिकल चीज देते हैं और उनको कहते हैं कि अब फिर देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि किस तरह से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे अगर किसी ने कोई घर बाय करना है तो वो देखेगा कि यहाँ पे कोई पार्क्स वगैरह हैं कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे एयर पोल्यूशन तो नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल यूनिट तो नहीं लगा। आपने देखा होगा कि जहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज वगैरह होती हैं और वहां पे अगर कोई इंडस्ट्रियल यूनिट लग जाए या कोई फैक्ट्री वगैरह बनने लग जाए, तो वहां पे जो प्लॉट्स वगैरह होते हैं उनकी कीमत कम हो जाती है, क्योंकि वो एक हेल्दी सिस्टम नहीं रहा। लोग जो एरिया होता है उस प्लॉट को सेल भी करने लग जाते हैं कि हमने वहां पे घर नहीं बनाना, क्योंकि वो एक नॉइस पोल्यूशन का भी कॉज बनेगा, एयर पोल्यूशन का भी कॉज बनेगा, ठीक है। इस तरह से चीजें हो रही होती हैं। तो ये हम पढ़ते हैं रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच में। और स्टेटेड प्रेफरेंस अप्रोच में हम पढ़ेंगे सर्विस करवाएंगे, आगे हम इसको फर्दर देखते हैं। इसको आप लोग बेशक अभी ना देखें, ठीक है, ये मैं आगे करवाती हूँ आप लोगों को। टेक्निक्स इन विच वी आस्क इंडिविजुअल्स। अच्छा, यहाँ पे वी लिखा है, आप लोगों ने कभी भी फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन यूज नहीं करना सीएसएस के किसी भी पेपर में, स्ट्रिक्टली मना है। स्पेशली वैसे तो सब पेपर में स्ट्रिक्टली मना है, लेकिन कंपल्सरीज में ना आप लोगों ने सेंटेंस स्ट्रक्चर का बेहद ख्याल रखना है। और उसमें भी दो आप लोगों को पता है कि इंग्लिश जो बेसिक इंग्लिश के पेपर्स हैं वो तो कोर है, एसे एंड प्रेसी। उसमें अगर आप लोगों ने कहीं भी फर्स्ट पर्सन यूज कर लिया, आपको वो पूरा ही क्रॉस कर देगा उस पूरे पैराग्राफ को। तो ये आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है, चाहे वो आप प्रेसी कर रहे हो चाहे वो। और ऑप्शनल पेपर्स में जब रूल है सीएसएस का, तो आप लोगों ने फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में कभी भी आंसर नहीं करना। अभी जो मैंने टेस्ट देखे उन्होंने बहुत से स्टूडेंट्स ने वी यूज किया हुआ था, आई यूज किया हुआ था, ये बिल्कुल मना है, ठीक है। अच्छा, टेक्निक्स इन विच इंडिविजुअल्स आर बीइंग आस्क्ड, कि वो कितना वैल्यू करते हैं उस गुड को और कितनी विलिंग होंगे उसके लिए पे करने पे, ये एक मेथड होता है। हम यहाँ पे देखते हैं, पहला मेथड है स्टेटेड प्रेफरेंस मेथड का जो सब मेथड है, उसमें पहला आता है कॉन्टिंजेंट वैल्यूएशन मेथड। इसमें इन विच वी आस्क अ रैंडम सैंपल ऑफ रिस्पोंडेंट्स, यहाँ पे जो लोग होते हैं उनको कह रहे हैं रिस्पोंडेंट्स, टू स्टेट दे आर विलिंग टू पे फॉर अ क्लियरली डिफाइंड गुड। जो मैंने अभी आपको चीज बताई है, ये वही चीज है। यहाँ से वैसे पढ़ रही हूँ कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कि किसी भी हम लोगों से जाके पूछ सकते हैं कि आप इस इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए, या ये एक फॉरेस्ट है, आप इसके लिए कितना पे करने को तैयार हो, ठीक है। आप इस विसिनिटी में रह रहे हो, यहाँ पे एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं, यहाँ पे गार्डन्स हैं, आप कितना पे करोगे अगर आपको यहाँ पे घर बनाने का मौका दिया जाए। तो इस तरह से सर्वेस करवाए जाते हैं। अब ये जो सर्वेज होते हैं ये चार तरह के हो सकते हैं। इस सर्वे में या इस क्वेश्चन में ओपन एंडेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत सिंपल है, इसको ध्यान से करिएगा। ओपन एंडेड है कि व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट वुड यू आप देना चाहते हैं हर साल इस हाउस होल्ड, अपने हाउस होल्ड इनकम के लिए, इसमें किसके लिए, टू इम्प्लीमेंट कंजर्वेशन प्रोग्राम और एनी फॉरेस्ट और नेचुरल रिजर्व। क्या हम आपके घर के बाहर कोई ऐसा कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू करें आपकी सोसाइटी में, तो आप कितना पे करने के लिए विलिंग है, ठीक है, साल में। तो ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। फिर बिडिंग गेम दूसरा एक तरीका है, कि बिड करवाते हो आप, वुड यू पे 5,000 एवरी ईयर, ठीक है। अगर वो कह देगा कि यस, तो वो जो बिड करने वाला है, जैसे बिडिंग में होता है, वो इंक्रीज कर देगा अमाउंट। अगर वो नहीं कह देगा तो बिडिंग की जो अमाउंट है, जो ये 5,000 है, वो इससे कम पे ले आएगा, ताकि कोई एक कंक्लूजन पे पहुंचे। फिर पेमेंट कार्ड है, क्या आप लोग कितना पे करेंगे अपने हाउस होल्ड इनकम में, ठीक है। 5,000 करेंगे, 10, इस तरह से चीजें पूछी जाती हैं। फिर डबल बाउंडेड डाइकोटोमस चॉइस होती है, कि जैसे
आप 5,000 पे करने के लिए तैयार है, अगर वो कहेगा यस, तो आप ना उसकी प्राइस बढ़ा के देखोगे, तो क्या पता वो मान जाए, ठीक है। तो आप एक बड़े लेवल का प्रोजेक्ट वहां पे लगा सकते हैं। तो जो भी कंजर्वेशन प्रोग्राम या कंजर्वेशनिस्ट होते हैं, वो फिर बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं जब लोग विलिंग होंगे पे करने के लिए। देन अगर वो कहेंगे नहीं, तो फिर आप उसको कम पे लेके आएंगे। तो ये डबल बाउंडेड डाइकोटोमस ट्वाइस हो गई। यहां तक अगर किसी को कंफ्यूजन है तो वो पूछ ले। बिडिंग गेम ये होती है, बिड बिड का पता है, जैसे आप कहते हैं कि आप नीलामी लगाते हैं या बोली लगाते हैं, ठीक है, उर्दू में इसको इस तरह से कह देते हैं। तो आप एक कोई एक चीज है, ठीक है, कोई एसेट है, कोई भी एसेट है, यहाँ पे हम इन्वायरमेंटल सर्विसेज को एसेट समझ रहे हैं। उसकी आपने प्राइस रख दी कि 5,000, तो क्या क्या कोई इसको इस वैल्यू पे लेने को लिए तैयार है, ठीक है। अब 10 लोग बैठे हैं, वो कहेंगे हाँ हम तैयार हैं। एक कहेगा कि इसकी लगाएगा 5,000। आप ना, आप कहेंगे कि क्या पता कोई इससे ज्यादा दे दे, तो आप कहेंगे 1,000, ठीक है। तो कोई कह देगा ठीक है 6,000, फिर आप कहेंगे 7,000। तो इस तरह से आप मैक्सिमम एक अमाउंट, अगर कोई नहीं मान रहा 5,000 पे, वो कहे कोई भी नहीं, कोई भी वोट नहीं आया, तो आप कहेंगे चलें 4,999, एक 1 रुपी कम कर देंगे, या फिर आप 1,000 कम कर देंगे, 4,000 पे ले आएंगे। कोई इस पे भी नहीं आएगा, आप 3 पे ले आएंगे। तो मतलब एक कंक्लूजन तक पहुंचना होता है, बिड बिड करना इसको कहते हैं। तो आप सेम इसी तरह कोई भी कंजर्वेशनिस्ट जो लोग होंगे, टीम होगी सोसाइटी में, जाके इस तरह से बिड करेंगे कि हम आपके विसिनिटी में एक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, क्या आप लोग इसको इतना पे करने के लिए तैयार हैं 5,000। तो वो बिड होगी, अगर कोई कहेगा हाँ, तो आप थोड़ा सा बढ़ा देंगे इसको। तो जैसे मैंने कहा था, इफ यस, इंटरव्यू कीप्स इंक्रीजिंग द बिड until the respondents answers, ओके। इफ नो, तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा बिड को। ठीक है, अंडरस्टूड, ठीक है, थैंक यू। आगे हम आते हैं स्टेटेड प्रेफरेंस मेथड के नंबर 2 हेडिंग पे। एक हमने पढ़ लिया कॉन्टिंजेंट वैल्यूएशन मेथड, सिंपल सर्वे किए जा रहे हैं, रैंडमली लोगों से पूछा जा रहा है उनकी सोसाइटीज में जाके। सेकंड है इंस्टेड पीपल आर आस्क्ड टू चूज बिटवीन अल्टरनेटिव्स। इसमें डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, इसमें चॉइस दी जाती है कि या आप ये ले लें, ठीक है, या आप ये ले लें। अब यहाँ से एग्जाम्पल से करेंगे। एक उनको फॉरेस्ट दिया जाएगा जिसमें नंबर ऑफ ट्रीज भी कम होंगे, कोई और सर्विसेज इतनी ज्यादा नहीं होंगी, ठीक है। कोई वहां पे कैफेटेरिया नहीं बना हुआ, कोई वहां पे गाड़ियों के लिए कोई सर्विस करने के लिए वर्कशॉप वगैरह नहीं है। मतलब कम है, कम बर्ड्स हैं, कम स्पीशी हैं, कोई वहां पे लेक नहीं है, या नंबर ऑफ लेक्स कम है। तो ये हो गई कम वाली कम सर्विसेज वाला एरिया हो गया, ठीक है, लो सर्विसेज। एक ऑप्शन ये हो गया। तो अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, तो वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे इतना मीठा होता है। तो कोई नहीं सर्वे अफोर्ड कर सकता, कोई किसी की इतनी नहीं है इनकम सोर्स में, तो वो ये वाली अप्रोच ले लेना से रीजनेबल उसके लिए होगा वो। दूसरा ये कंसेप्ट होता है कि आपको सारी सर्विसेज मिल रही हैं यहाँ पे, प्रॉपर एक रिक्रिएशनल सर्विसेज हैं, नंबर ऑफ फॉरेस्ट भी ज्यादा है, ट्रीज प्लांटेशन ग्रीन कवर मिलेगा, एयर पोल्यूशन कम है, नॉइज पोल्यूशन कम है। आप लोगों ने एक पढ़ी होगी, डेमोग्राफिक में पढ़ते हैं ये, पॉपुलेशन में जो होता है ना सेंटर किसी भी सिटी का, ठीक है। टाउन प्लानिंग मेरा सब्जेक्ट तो नहीं था, बट मैंने ये कहीं पे ये कंसेप्ट पढ़ा था उसमें, सब्जेक्ट में। इसमें क्या होता है कि ये होता है सेंटर, ठीक है, कोर कह लें इसको। और ये होते हैं, ये बफर जोन होता है। और ये होता है जो, ये होता है बफर जोन, बफर होता है ट्रांजिशन जोन। और ये होता है आप कह लें कि आउटर स्कर्ट, ऐसे ही है। अब बेशक आपको यहाँ पे रहना जो है वो महंगा पड़ रहा होता है, जो
जितनी भी नई हाउसिंग सोसाइटी बन रही होती है, अगर आप कोई लाहौर से है या कोई और किसी भी इस तरह की सिटी से है जिसमें वो अब एक्सपैंड ही करता जा रहा है, ठीक है। आउटर स्कर्ट्स कहते हैं कि जो गर्दो नवाह के इलाके होते हैं शहर के, होते वो शहर का हिस्सा है बट वो बिल्कुल ही शहर की उस पे आउटर स्कर्ट्स से बाहर होते हैं। तो आप देखेंगे वो सारी जो हब है एक सिटी का, उससे दूर होते हैं। उनको ट्रेवलिंग कॉस्ट भी इतनी ज्यादा पड़ती है। अगर कोई उन्होंने शॉपिंग करनी है तो सारे शॉपिंग मॉल्स भी यहाँ हैं, सारी जो ऑफिसेज हैं वो यहाँ पे हैं, ठीक है। लेकिन वो क्यों रह रहे होते हैं वहां पे? क्योंकि उनको क्या मिल रहा है? क्लीन इन्वायरमेंट। तो सिर्फ इस वजह से वो लोग एक क्लीन इन्वायरमेंट लेने के लिए कि जहाँ पे नॉइज पोल्यूशन कम हो, जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी साफ सुथरी हो, और कोई इस तरह से पुरानी चीजें ना हो, पुराने घर ना हो, कि नया वहां पे नए घर होंगे, नई सोसाइटीज होंगी, तो ये प्रेफर कर रहे होते हैं। तो आप ये कहा जाता है कि जहाँ पे ये लोग रहते हैं वो इतना अफोर्ड कर सकते हैं तो वो रहते हैं। तो यहाँ पे एक हायर जो कह लें अपर क्लास वो यहाँ पे घर लेना प्रेफर कर रही होती है, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको समझ आया? तो इस तरह से दो अल्टरनेटिव्स होते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दे दी है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अ नेशनल फॉरेस्ट। अब देखें यहाँ पे is presented as being described in terms of attributes such as number of bird species, level of tree diversity। ये सारा मैंने बता दिया। पहले ऑप्शन में क्या होगा? हायर नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज, मोर डाइवर्स ट्रीज। अब पहला ऑप्शन मैंने यहाँ पे इसको बना दिया, आप मतलब इसको चेंज कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड कार फैसिलिटीज बट हायर एंट्री फी, क्योंकि सारी सर्विसेज मिल रही हैं। इसकी यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या हो गया? फ्यूअर बर्ड स्पीशीज होंगी, लेस ट्री डाइवर्सिटी, कोई कार फैसिलिटी नहीं है लेकिन उसकी प्राइस कम है। तो रिस्पोंडेंट्स जो होंगे, जो लोग होंगे, जो पब्लिक होगी, उनको कहा जाएगा कि चूज करें किसी एक ऑप्शन में कि विलिंग टू पे, वो क्या करना चाहते हैं, किस सर्विस के लिए पे करने के लिए वो तैयार हैं। तो ये कंसेप्ट है इसका। चॉइस इसमें कहते हैं, इसको कहते हैं चॉइस मॉडलिंग टेक्निक। पहले हमने पढ़ी थी कॉन्टिंजेंट वैल्यूएशन मेथड, जिसमें सर्वेस कराए जा रहे थे। अब मैंने आप लोगों को स्टेटेड प्रेफरेंस पढ़ा दिया, उसके अंदर हमने दो टेक्निक्स पढ़ी हैं। अब जो सेकंड मेन हेडिंग है वैल्यूएशन टेक्निक की, देन दिस इज रिवील्ड प्रेफरेंस मेथड। अच्छा, इसमें कहा क्या जाता है? मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें कोई सर्वेज नहीं करवाए जाते, इसमें प्रेफरेंस रिवील करवा के पूछा जाता है, या उनको ऑप्शन दिया जाता है कि वो लोग इसको अपने घर को यहाँ पे बनाना चाहते हैं कि नहीं, या फिर रिक्रिएशन पर्पस के लिए आना चाहते हैं कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, कंज्यूमर्स बाइंग हैबिटेट्स डिक्टेट देयर प्रेफरेंसेस। अगर कोई यहाँ पे कोई रिक्रिएशन साइट्स है, ठीक है, रिक्रिएशन साइट्स हैं, क्लीन एयर है, फिर स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है, तो ये सब एक आइडियल सोसाइटी, एक आइडियल विसिनिटी की एग्जांपल होती है। और एक जो है वो एक बैरन लैंड है, कोई नो एज सच रिक्रिएशन ऑप्शंस, ठीक है। स्कूल भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, सॉरी बहुत दूर हैं स्कूल्स, नंबर ऑफ कॉलेजेस भी कम है, हॉस्पिटल्स भी बहुत दूर हैं, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे? अपनी बाइंग हैबिटेट से प्रेफरेंस बता रहे होंगे। वो कहेंगे कि हमने इसी एरिया में घर लेना है, ठीक है, हमने इसी एरिया में रहना पसंद करना है। वो यहीं पे पार्क्स में आएंगे रिक्रिएशन पर्पज के लिए। तो ये होता है रिवील्ड प्रेफरेंस मेथड। किस तरह से रिवील हो रहा है उनका जो हैबिट है, उनके उनकी बाइंग हैबिट से, उनकी विजिटिंग हैबिट से। चलें, अच्छा, इसके फिर ना डिफरेंट ये 5 मेथड्स होते हैं। हम इसको बारी बारी करेंगे, ये बहुत इजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अच्छा, सबसे पहले है प्रोडक्टिविटी मेथड। अच्छा, इसमें देखें, एस्टिमेट द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। अब इकोसिस्टम सर्विसेज या प्रोडक्ट्स क्या हैं? हमने फॉरेस्ट की एग्जांपल ले ली, हमने सॉइल की एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है।
फिशरीज की एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये क्या है सब? ये सब क्या है? इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, और ये कंट्रीब्यूट कर रही हैं प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियली मार्केटेड गुड्स। तो इसको प्रोडक्टिविटी मेथड कहते हैं। जैसे फॉरेस्ट है, तो वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट क्या होगी? वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट क्या होगी? मुझे कोई बताएगा यहाँ पे आप लोगों में से? फॉरेस्टेशन का जो फायदा होता है, अगर नहीं फॉरेस्ट होंगे, डिफॉरेस्टेशन से फ्लड्स आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फ्लड्स के लिए ये बहुत बड़ा बैरियर का काम करते हैं डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्टेशन। और जो फॉरेस्ट है उससे एक एडिक्वेट लेवल जनरेट होता है क्लाइमेट में, और इस तरह से ना जो वेदर पैटर्न्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होते। तो डिफॉरेस्टेशन से फ्लड्स आ रहे हैं अगर, तो फॉरेस्ट की क्या वैल्यू हुई कि वो फ्लड्स को रोकेगी, ठीक है। तो तो यहाँ पे इससे लिंक हो गया ये कमर्शियली मार्केटेड गुड्स वाला कंसेप्ट इकोसिस्टम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से, क्योंकि फ्लड से क्या हो रहा है? इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है। तो फॉरेस्ट की वैल्यू इस तरह से इकोसिस्टम में, इन्वायरमेंट में इनकॉर्पोरेट होगी। दूसरी एग्जांपल से हम समझते हैं फिशरीज की। अगर हम एग्जांपल लें, अगर हम पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे तो पोल्यूशन, वैसे पोल्यूशन से क्या होगा? पोल्यूशन का फिश पे क्या इम्पैक्ट होगा? मैंने आप लोगों को पहले भी काफी दफा पढ़ाया है कंसेप्ट। आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। जी, शहर शहर हैं आप क्लास में? आज फर्स्ट मेरे ख्याल में आपकी क्लास है। चलिए, अब नहीं है क्लास में। मरियम, फरहान एंड आसमा। पोल्यूशन का फिश पे क्या इम्पैक्ट है? जी, क्वेश्चन रिपीट कर दें। मैं ये कह रही थी कि पोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट है फिशरीज पे। जब पोल्यूशन ज्यादा होगी तो फिश किल हो जाते हैं। मैंने आप लोगों को यूट्रोफिकेशन में पढ़ाया था। किस में पढ़ाया था? ये मैं कंसेप्ट बार बार इसलिए बताती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। आंख बंद करके इसको अभी से अच्छे से याद कर लें, ये लाजमी आ जाता है। यूट्रोफिकेशन, फिशरीज पे इम्पैक्ट क्या है पोल्यूशन का? वो फिश किल करते हैं, ठीक है। सडन डेथ हो जाती है सारी, एक कोई भी वाटर बॉडी है और सारी जो फिश हैं वो किल हो जाएंगी। तो हम क्लीन एयर प्रोवाइड करेंगे ताकि पोल्यूशन कम हो और जो फिशरी हैं वो सरवाइव कर जाएं। जो फिशरी एक्टिविटीज हैं जिनसे जिससे इकोनॉमी में वैल्यू ऐड हो रही है, जिससे इनकम जनरेट हो रही है, कुछ लोगों के लिए सोर्स ऑफ इनकम है। फिर कुछ जो फिश हैं वो एक्सपोर्ट की जाती हैं, ठीक है। तो वो स्टेट के लिए भी तो एक इकोनॉमी उसकी बूस्ट होगी उससे। इस तरह की जितनी भी वो एग्रीकल्चर या फिशरीज को वो इंपोर्ट करेगा, सॉरी एक्सपोर्ट करेगा। यहाँ से आप लोगों को ये समझ आई है चीजों की? मैं आप लोगों को एक और चीज से समझाऊंगी फिर। सॉइल सॉइल कंजर्वेशन की बात करें। ये सॉइल कंजर्वेशन एक सर्विस है नेचर की। सॉइल, ठीक है, गुड सॉइल, हेल्दी सॉइल। अगर ये नहीं होगी तो क्या होगा? क्रॉप जो यील्ड होगी, क्रॉप आउटपुट होगा, वो कम होगा, कम होगा, ठीक है। तो क्या क्या करेंगे क्या फिर? सॉइल को कंजर्व करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। लेकिन वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि जो हेल्दी सॉइल है वो कैसे इकोनॉमी के साथ लिंक कर रही है। तो प्रोडक्टिविटी मेथड ये होता है कि एस्टिमेट करना इकोनॉमिक वैल्यू किसकी? किसी इकोसिस्टम सर्विसेज की, इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियली मार्केटेड गुड्स। दैट कंट्रीब्यूटेड, कौन? गुड सॉइल कंट्रीब्यूटेड टू दी कमर्शियली मार्केटेड गुड। ये कमर्शियली मार्केटेड गुड क्रॉप है। हम सिर्फ सॉइल को नहीं सेल कर रहे होते, ठीक है।
सॉइल से हम क्या फायदे ले रहे हैं? सॉइल से हम क्रॉप्स का फायदा ले रहे हैं, हम उसमें फ्रूट हमारे आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाती हैं, कैश क्रॉप्स आ जाती हैं, फूड क्रॉप्स आ जाती हैं, ठीक है। ये होते हैं मार्केटेड गुड्स, और ये है इकोसिस्टम सर्विसेज। सो ये आप लोगों को आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो आगे है ट्रेवल कोस्ट मेथड। अच्छा, इसमें मैं अब ये जल्दी से कराती हूँ, आप लोगों का टाइम भी कम खत्म होने वाला है। कुछ भी नहीं है इसमें, एक सिंपल सा मेथड है कि कोई भी रिक्रिएशनल साइट है, कोई पार्क्स हैं, ठीक है, या कोई, आप कह रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज की एग्जांपल लेने पाकिस्तान के, ठीक है, जहाँ पे एक पूरा आपको लैंडस्केप मिल रहा है। तो कितने लोग ट्रेवलिंग कॉस्ट लगा रहे हैं, कितने लोग विलिंग टू पे हैं, विलिंग है पे करने के लिए। विलिंग टू पे मैं यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये आप इजीली ये टर्म यूज कर सकते हैं, ये इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में यूज होती है। ये पूरा एक, जैसे कुछ जो एब्रीविएशन टर्मिनोलॉजी बन जाते हैं ना, ये WTP वैसे काम करती है। हाउ मच पीपल आर विलिंग टू पे टू ट्रेवल टू विजिट द साइट, ये होता है ट्रेवल कॉस्ट मेथड। यहाँ से हम एक प्रेफरेंस रिवील कर रहे हैं कि कितने लोग आके उस जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पे पे करने के लिए तैयार हैं, कितने विजिटर्स आ रहे हैं, कितनी वो प्राइस देने को तैयार हैं, कितने बार वो आते हैं, हाउ मच टाइम विजिटर स्पेंड, कितना वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। हाउ इंक्रीज एंट्री फी ऑफ क्रिएशन साइट, अगर हम उस रिक्रिएशन साइट की, उस पार्क की, उस जू की, या फिर उस लैंडस्केप की अगर एंट्री फी ज्यादा बढ़ा दें तो फिर क्या नंबर ऑफ विजिटर्स पे या उसके रेवेन्यू पे इम्पैक्ट होगा। ये मतलब डिफरेंट फैक्टर्स हम एनालाइज करते हैं, ट्रेवल कॉस्ट मेथड इसको कहते हैं। अंडरस्टैंड कर लिया आप लोगों ने? आगे चलें। नेक्स्ट आता है हिडोनिक प्राइस मेथड, ये थर्ड मेथड है। इसमें क्या करते हैं कि अभी हम जैसे बात कर रहे थे इकोसिस्टम सर्विसेज की, सिर्फ इन दिस मेथड हम रिक्रिएशनल साइट्स की बात कर रहे थे, उनकी वजह से जितनी भी सर्विसेज मिल रही हैं या फिर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसकी बात की, इकोनॉमी किस तरह से लिंक हो रही है। इसमें क्या होता है, इन्वायरमेंटल एट्रीब्यूट्स और नॉन इन्वायरमेंटल एट्रीब्यूट्स दोनों की हम बात कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें आप देखें एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर कोई जैसे मैंने आप लोगों को मल्टीपल टाइम्स एग्जांपल दिया, प्रॉपर्टी वैल्यूज आर अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंटल क्वालिटी। समझ लगी आप लोगों को इस कंसेप्ट की? अभी मैंने काफी दफा समझाया है कि इन्वायरमेंटल क्वालिटी अच्छी होगी या बुरी होगी, वो किस तरह से प्रॉपर्टी की वैल्यू को इंक्रीज करिए या डिक्रीज करिए। एंड अदर सोशल फैक्टर्स सच एज एस्थेटिक व्यूज और रिक्रिएशनल साइट्स, जहाँ पे ये चीजें होंगी वहां लोग अट्रैक्ट होंगे अपना घर बाय करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी बाय करने के लिए। अच्छा, अब ये जो होता है ना, दीज प्रॉपर्टी वैल्यूज आर यूज टू एस्टिमेट्स पीपल विलिंग टू पे टू बी नियर और इन्वायरमेंटली गुड एरिया। क्लियर? ये मैंने अब आप लोगों को चीजें बता दी हैं, मल्टीपल टाइम्स बता दी हैं, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रही। अच्छा, इसका ना एक ये होता है कि जो एच होता है वो क्या होता है, फंक्शन होता है। ये हिडोनिक प्राइस जो होती है वो किसका फंक्शन है? फंक्शन ऑफ SN&Z। एस से मुराद है स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाउस। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि नॉन इन्वायरमेंटल एट्रीब्यूट्स को भी कंसीडर किया जाता है इन्वायरमेंट के साथ। क्लीन एयर के साथ हम कुछ मटेरियलिस्टिक चीजों की बात करेंगे जो कि नॉन इन्वायरमेंटल होंगी, जैसे कुछ घर के कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर कोई बंदा घर बाय करने आ रहा है तो वो देखेगा कि इसके लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल कौन सा यूज हुआ है, इसका साइज क्या है, इसमें नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं। वो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए, इन सब चीजों को कंसीडर करते हुए वहां पे वो प्रॉपर्टी बाय करेगा, वहां पे वो घर बाय करेगा, ठीक है। देन नेबरहुड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारा मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन करके आ चुकी हूँ, ठीक है। ये नेबरहुड कैरेक्टरिस्टिक्स देखेगा, स्कूल, हॉस्पिटल, क्लीन एयर, ठीक है, ये सब यहाँ पे कितना दूर है और कहाँ कहाँ है। फिर जी पे है इन्वायरमेंटल क्वालिटी, वेरिएशंस देखेगा, एयर क्वालिटी वहां पे कैसी है। अगर कहीं पे एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होगी, आप खुद बताएंगे, वहां पे आप सोचेंगे घर लेने का जहाँ पे एक इंडस्ट्रियल यूनिट लगा हुआ है, वहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, वहां पे कोई भी घर उस तरह से नहीं बनाता जहाँ कमर्शियल एरियाज होते हैं। तो व्हेन यू आर गोइंग टू बाय अ हाउस यू विल पे प्रायोरिटाइज ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरमेंटल वेरिएशन।
ठीक है, तो ये लिंक है, इस पॉइंट से लिंक। फिर है मार्केट प्राइस मेथड, ये भी वही चीज है, सेम, कोई इसमें न्यू कंसेप्ट नहीं है। इसमें जो इकोसिस्टम सर्विस है कोई भी, जैसे टिम्बर है, टिम्बर लिया एक फॉरेस्ट से, टिम्बर कहते हैं लकड़ी को, ठीक है, वो लकड़ी जो कि फर्नीचर बनाने में काम आती है, ठीक है। अब एक फॉरेस्ट है, वो फॉर एग्जाम्पल 1000 क्यूबिक मीटर्स ऑफ टिम्बर प्रोड्यूस कर रहे हैं, और मार्केट प्राइस टिम्बर की है 200 पर क्यूबिक मीटर। तो वैल्यू ऑफ टिम्बर टिम्बर कितनी हो जाएगी, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है टिम्बर, और वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो इस टिम्बर की वैल्यू हो जाएगी। तो ये मार्केट प्राइस मेथड होता है कि एक मार्केट में उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। जैसे फिश है, एक लेक जो है वो, फॉर एग्जाम्पल एक लेक है, वो फिश प्रोड्यूस कर रहा है कितनी, 550 kg या 500 kg, ठीक है, या 50,000 kg की, मतलब जितनी भी वो फिश प्रोड्यूस हो रही हैं उनका वेट किया तो वो कितना हो गया, 50,000 kg एनुअली। ये मैं एग्जाम्पल से आप लोगों को समझा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, मार्केट प्राइस क्या है, फॉर एग्जाम्पल 300 रुपीज है पर kg। अब आप क्या करोगे, टोटल वैल्यू आपने निकालनी है मार्केट प्राइस मेथड से। तो इस जो लेक है, इस जो रिवर है या पॉन्ड है जहाँ फिश हैं, उसमें 50,000 आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 300 से, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो ये जो, सॉरी, ये जो होगा फिगर, ये इसकी वैल्यू बन गई, इसकी ये मार्केट प्राइस बन गई। तो ये जो एक लेक है, वो इतनी उसकी मार्केट प्राइस है। समझ लगी आप लोगों को, इस ये मतलब सिंपल सी मैंने आप लोगों को एग्जांपल से समझा दिया। आई होप कि ये इसकी मार्केट प्राइस है इस लेक की, जो कि 500 kg एनुअली फिश को प्रोड्यूस कर रही है, और एक फिश की कीमत 300 रुपये है। तो आप इसको, इस सारी फिशेस को, फिश के इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ, जितनी भी वैल्यू निकलेगी, ये निकल गई है 15 मिलियन रुपीज, ठीक है। तो ये इसकी एक 15 मिलियन का ये एक पौंड बन गया, कहने का मतलब ये है। ठीक है, मैं वेट करी थी, अगर कोई आप लोगों का क्वेश्चन है तो पूछ लें, चलें। डैमेज कॉस्ट अवॉइडेड, इसमें क्या होता है कि ये एक और मेथड है, लास्ट मेथड है, इसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा आपका। कोई भी डैमेज आ रहा है, और कोई भी प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है किसी इकोसिस्टम चेंज की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो उसको अवॉइड किस तरह किया जाता है। जैसे फ्लड कंट्रोल किया जाता है, फ्लड्स वगैरह आते हैं तो उसकी वजह से प्रॉपर्टी डैमेज होती है, तो फ्लड कंट्रोल किया जाएगा। बस ये सिंपल सी चीज है, ठीक है। वाटर क्वालिटी मेंटेनेंस की जाती है ताकि मेडिकल कॉस्ट ना बढ़े, ताकि हेल्थ सेक्टर पे स्ट्रेन ना पड़े। स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन की जाती है जिसकी वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी डैमेज कम से कम हो सके। तो इसको कहते हैं डैमेज कॉस्ट अवॉइडेड, सब्स्टिट्यूट कॉस्ट मेथड या एवर्टिंग बिहेवियर। और ये वही चीज है जो मैंने आपको शुरू में बताई, आप लोगों को इस तरह से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। टोटल इकोनॉमिक वैल्यू यूज वैल्यू होती है, नॉन यूज वैल्यू होती है। यूज वैल्यू में हम देखें, रिवील्ड प्रेफरेंस अप्रोच लगा रहे हैं, जिसमें हमने 5 अप्रोचेस पढ़ी, यहाँ पे 4 मेंशन है, आप 5 पांचों यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ट्रैवल कोस्ट मेथड, इसमें रिक्रिएशन साइट या फिर कोई भी इस तरह से लैंडस्केप है, आप कितना विलिंग टू पे हैं, विलिंग टू पे आप करेंगे, वहां पे कितना पे करने के लिए तैयार हैं उस विजिट करने के लिए उस साइट को। हिडोनिक प्राइस मेथड में हमने पढ़ा कि इन्वायरमेंटल और नॉन इन्वायरमेंटल गुड्स दोनों आप देखकर उस जगह पे प्रॉपर्टी बाय करते हो। फिर एवर्टिंग एक्सपेंडिचर अप्रोच, ये में हमने अभी पढ़ी लास्ट में, कि डैमेज कॉस्ट जो होती है कि उससे बचने के लिए आप लोग कुछ टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। स्टेट जो है वो फ्लड कंट्रोल पॉलिसीज बना रही है,
वाटर क्वालिटी मेंटेनेंस की बात की जा रही होती है। पाकिस्तान के लिए ये एक पॉलिसी है, नेशनल इन्वायरमेंटल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, पाकिस्तान की ड्रिंकिंग वाटर पॉलिसी है। ये सब है ताकि डैमेज कंट्रोल मेथड अपनाया जा सके। फिर मार्केट प्राइसिंग मेथड, अभी मैंने आप लोगों को फिश और वो जो लेक की एग्जांपल दी कि वो कितनी उसकी मार्केट बन रही, प्राइस बन रही है, मार्केट प्राइस, ठीक है, वो ये सब चीज होती है यूज वैल्यू। सो इन सब चीजों का हम इन्वायरमेंट का यूज करके वैल्यू निकालें तो आराम से आप इससे लिंक कर सकते हैं। देन नॉन यूज वैल्यू में हम देखेंगे स्टेटेड प्रेफरेंस अप्रोच, ये एक हाइपोथेटिकल है ना। और नॉन यूज वैल्यूज में मैंने आपको ऑप्शनल सॉरी इंट्रिंसिक वैल्यू की बात बताई थी। इंट्रिंसिक वैल्यू जिसमें हमने कहा था कि जो चीजें वैल्यूज हम उस तरह से प्रैक्टिकली नहीं गेन कर रहे होते बट इनका रोल होता है। फोटोसिंथेसिस की हमने एग्जांपल ली, हमने कल्चरल वैल्यू की एग्जांपल ली, एस्थेटिक वैल्यू की एग्जांपल ली। तो हमने इन चीजों में भी देखा कि अगर कोई कंजर्वेशन प्रोग्राम वहां पे लग रहा है किसी विसिनिटी में, कहीं पे फॉरेस्ट कवर ज्यादा लग रहा है, तो फिर लोग किस तरह से उनसे सर्वे वगैरह करवाया जाएगा, और या फिर उनको चॉइसेस दी जाएंगी, या इस एक विसिनिटी में आ जाओ, इस एक फॉरेस्ट सिस्टम में, या इस एक रिक्रिएशन साइट में आप आ जाएं, इस आप हाउसिंग सोसाइटी में आ जाएं जहाँ पे नंबर ऑफ जो सर्विसेज हैं इकोसिस्टम सर्विसेज वो कम है, या दूसरी में आ जाएं जिसमें नंबर ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज ज्यादा हैं। तो आप लोगों के पास कोई भी ऑप्शन है, ये ले लें या ये ले लें, ठीक है। कॉन्टिजेंट वैल्यूएशन मेथड, दूसरा जो हमने पहले नंबर पे उस टाइम पे पढ़ा, उसमें हमने देखा था कि सर्विस कराए जाएंगे, क्वेश्चनएयर कराए जाएंगे, और उसमें हमने 4 चीजें मैंने पढ़ी थी कि किस तरह से 4 मेथड्स हैं। ओपन एंडेड कर सकते हैं आप लोग, देन आप लोग बिडिंग कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट मेथड है, पेमेंट कार्ड से आप कितना विलिंग टू पे हैं। देन फोर्थ पे हमने जो डबल मेथड है, डबल डाइकोटोमस मेथड, वो पढ़ा। तो ये इसी की बस ये है डिफरेंस, आप लोगों से वो पूछ लेते हैं, डिफरेंस आप लोग कर लीजिएगा। मैंने अब आप लोगों को बता भी दिया, जो स्टेटेड प्रेफरेंस है वो सर्वे बेस्ड है, इसमें सर्वे बेस्ड नहीं होता, ये डिसीजन मेकिंग होती है कि लोगों की जो हैबिट्स हैं उनसे पता लगाया जा रहा होता है, लोग किस तरह के उनकी बाइंग हैबिट्स हैं, कितनी उनकी विजिटिंग हैबिट्स हैं, इससे पता लगाया जा रहा होता है कि उनकी क्या प्रेफरेंस है। देन ये एक कह सकते हैं आप, ये एक थेरेटिकल अप्रोच है, ठीक है, और ये एक प्रैक्टिकल है। अच्छा, बेस्ड ऑन हाउ मच पीपल, तो ये बात होगी थेरिकल प्रैक्टिकल बिहेवियर लोग करते हैं, जबकि जो एक्चुअल बिहेवियर है वो शो करवाता है कि लोग किस तरह से चीजों को वैल्यू करते हैं, असल में किस तरह से वैल्यू करते हैं। तो ये मोर अप्रोचेबल और मोर रियलिस्टिक अप्रोच है, ठीक है जी। आज का इतना ही था लेक्चर, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा।